नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। देश के सवाल में आज बात दिल्ली की सियासत की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का फैसला किया है। केजरीवाल 2 दिनों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। शराब नीति मामले में 177 दिन बाद जेल से बाहर आए केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर तो बने रहे, लेकिन उनके पास मुख्यमंत्री की शक्तियां नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी। ना तो वो सीएम दफ्तर जाएंगे और ना ही किसी फाइल पर साइन करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का 5 महीने का कार्यकाल ही बचा है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा में भी 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो क्या केजरीवाल हरियाणा चुनाव पर ही पूरा फोकस करेंगे? केजरीवाल ने दिल्ली में समय से पहले चुनाव कराने की भी मांग की है। केजरीवाल ने कहा है कि मनीष सिसोदिया भी सीएम नहीं बनेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज का दिन सिर्फ भारत के लोकतंत्र में नहीं, देश के लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर दर्ज होगा। भारत की राजनीति में, इस देश की राजनीति में, पूरी दुनिया भर की राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को शक की निगाह से देखा जाता है कि इन्होंने कोई ना कोई भ्रष्टाचार तो जरूर किया होगा। भारत के इतिहास में, देश के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा, दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा जिसने इतनी हिम्मत दिखाई हो और जनता के बीच में जाके कहा हो कि अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर आपको लगता है मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। आज आपको जानकारी मिली होगी, अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी ऑफिस के अंदर ये घोषणा की है कि पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं के ऊपर कीचड़ उछाल रही थी कि ये लोग चोर हैं, इन्होंने बेईमानी की, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने करोड़ों रुपए की कमाई की। और 2 साल की लंबी जांच के बाद भी ईडी सीबीआई के पास वो हिम्मत नहीं है कि वो ट्रायल भी शुरू कर पाएं, मुकदमा भी नहीं शुरू कर पा रहे। ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी तो साफ साफ केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी सीबीआई के ऊपर टिप्पणी की है कि सीबीआई आज भी पिंजरे में कैद तोते की तरह काम कर रहा है, दुर्भावना से अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए काम कर रहा है, और कब ट्रायल शुरू होगा इसका कोई पता नहीं। बीजेपी जो है वो एक बेशर्म झूठा पार्टी है। उसने झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा के देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से और यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग खरीद फरोख्त करने के उद्देश्य से, लेकिन वो विफल हो गए। अब केजरीवाल जी जा रहे हैं, जनता से हम प्रमाण पत्र लेकर आएंगे, ईमानदार हैं या गुनहगार हैं ये दिल्ली की जनता तय करेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रचंड बहुमत से, जैसे 67 और 62 सीट लेके 2 बार केजरीवाल जी जीते हैं, इसके पहले एक बार उन्होंने सरकार बनाई, 3 बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, इस बार भी वो प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे, जनता का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। भाजपा शासित एक राज्य बता दीजिए जहां शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, इलाज फ्री, उसके बावजूद मुनाफे का बजट हो। दिल्ली में
अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा किया और सारे काम करके मुनाफे का बजट दिया। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले मुख्यमंत्रियों के क्लब और श्रृंखला में तो आप शामिल हो गए, मगर उसमें भी आपने एक नया कीर्तिमान बना दिया कि आप जेल से ही रहकर सत्ता लोलुपता की एक नई नजीर आपने देश के सामने रखी। और फिर इतना ही नहीं, जेल से बाहर आकर जिस ढंग की आतिशबाजी हुई, अपनी ही सरकार के जेल से बाहर आकर अपनी ही सरकार के बनाए हुए नियम को तोड़ने वाले भी वो इस देश के पहले मुख्यमंत्री हुए। दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध का निर्णय लिया और दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली की जेल से निकलकर दिल्ली सरकार के नियम को ध्वस्त करे, ये एक नई राजनीति थी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद मुझे 3-4 बातें बहुत स्पष्ट दिख गई हैं। पहला तो अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था, तो ये एक नया ड्रामा है, दिखावा है। चलिए, देर आए लेकिन संविधान के रास्ते पे आए। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन आप जेल जा रहे थे, इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तीफा दिया है ताकि प्रदेश चलता रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हमारा ईगो बड़ा है, हमारे लिए प्रदेश बड़ा नहीं है, प्रदेश के लोग बड़े नहीं हमारे लिए। चाहे दिल्ली ठप हो जाए, झुग्गी में सेवा न जाए, पानी न जाए, अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता था वो चुने नहीं गए हैं, जैसे लगता वो राज गद्दी पर बैठे हैं। तो ये सारे चीजों का आज पटाक्षेप हुआ है। चलिए अब बात करेंगे देश का सवाल में हमारे कुछ सवाल हैं। केजरीवाल ने इस्तीफे का फैसला क्यों किया? इस्तीफा देना मजबूरी है या मास्टर स्ट्रोक? क्या दिल्ली और हरियाणा दोनों साधेंगे केजरीवाल? चुनावी मौसम में केजरीवाल का दांव कामयाब होगा? बीजेपी कांग्रेस को झटका या फिर उनका स्टैंड तगड़ा है? इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ यादव बीजेपी प्रवक्ता, राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीयूष जोशी राजनीतिक विश्लेषक, कैलाश वासुदेव सीनियर एडवोकेट हमारे साथ जुड़ेंगे, आलोक मेहता एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, अकील खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत जो है वो राजेश गुप्ता जी मैं आपसे करना चाहूँगी और मैं समझना चाहूँगी, केजरीवाल ने जिस तरह से आज ऐलान किया है कि अगले 2 दिनों में वो इस्तीफा दे देंगे, अब सबके मन में सवाल यही है कि आखिरकार अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? मुझे ऐसा लगता है कि सवाल सबके मन में ये नहीं है कि अभी अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जो कि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अभी भी 2 दिन के लिए, 3 बार दिल्ली की जनता ने जिनको इतने प्यार से इतनी सीटें देके मुख्यमंत्री बनाया, आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? एक ऐसा व्यक्ति जिसने 2000 में वीआरएस लिया इनकम टैक्स कमिश्नर से, लोग तरसते हैं उन नौकरियों के लिए, उन्होंने वीआरएस ले लिया, दिल्ली की झुग्गियों में रहकर काम किया, इस समझने की कोशिश करी कि आखिर एक आम आदमी के, गरीब आदमी के मुद्दे क्या हैं, उसे क्या चाहिए। तब थोड़ी मालूम था कि कभी कोई आंदोलन करेंगे वो, या वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसा तो कुछ था नहीं। लेकिन उन्होंने वीआरएस लिया और झुग्गियों में जाके काम किया, और दिल्ली की जनता ने उन्हें प्यार किया क्योंकि वो उन मुद्दों को समझते थे। लेकिन आज वो व्यक्ति बहुत दुखी हो गया क्योंकि एक लगातार काम करने वाला आदमी, ईमानदारी से काम करने वाला आदमी, बिजली पानी जैसे मुद्दों पे काम करने वाले आदमी पे बीजेपी ने मनगढ़ंत आरोप लगाए, आरोप लगा लगा के चोरी कर ली, पैसा ले लिया, भ्रष्टाचारी है। अब उनका मन बड़ा व्यथित हुआ और उन्होंने ये फैसला किया कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे, और उसके बाद में जो चुनाव होने वाले हैं, उन्होंने तो कहा कि जल्दी चुनाव करा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नवंबर में करा लीजिए। और हम दिल्ली की जनता के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी छोड़ना चाहते हैं कि अगर वो ईमानदार हैं तो उन्हें आप वोट दीजिए, उन्हें बताइए कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, और अगर नहीं है तो बात खत्म ही हो जाएगी। तो मुझे लगता है जो ये पीड़ा से निकली हुई बात थी कि एक ईमानदार आदमी को आप बार बार तंग करो, 2 साल से आप छापे मारे जा रहे हो, 2000 रेड आपने कर ली, गांव में रेड कर ली, शहर में कर ली,
ऑफिस में कर ली, घर में कर ली, रिश्तेदारों के कर ली, पड़ोसियों की कर ली, पीए की कर ली, डिप्टी सीएम की कर ली, आपको एक पैसा नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि भाई ये तो तोते की तरह काम कर रही है एजेंसीज। अब इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट क्या करता? ट्रायल पे आप कोर्ट को केस को ला नहीं पा रहे हो, आप तो 20 साल लगा दोगे इसके अंदर, और आप कहते रहोगे बीजेपी का कोई तरीका है कि ये तो भ्रष्टाचारी है, देखो जी इनके ऊपर तो बेल पे छूटे हुए हैं। तो भाई ये नहीं चलेगा। एक ईमानदार आदमी के लिए इतना बहुत है कि कोई इस पे तोहमत लगाए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश जो कर दी है, और 2 दिन बाद वो कह ही देंगे, अब तो उन्होंने सबके सामने कह ही दिया है। तो जो ये पीड़ा है दिल्ली की जनता उसको समझने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की जनता को भी ये पीड़ा है कि कैसे कामों को रोकने के लिए लगातार ये प्रयास करते रहे, और जब कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने आरोप लगाए। तो आज सवाल, आप यकीन मानिएगा, मैं एक विधायक भी हूँ, मैं जानता हूँ मैं दिल्ली का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, तो लोगों की जो फोन आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो ये है कि भाई एक ईमानदार आदमी को जो तंग करा है, तो ये उसकी पीड़ा है, ये लोग समझ रहे हैं। ठीक है, सिद्धार्थ यादव बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और लेकिन इससे पहले मैं आलोक मेहता जो कि एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज़, उनसे समझना चाहूँगी। आलोक सर, क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल की ये मजबूरी है या फिर कोई मास्टर स्ट्रोक? जिस तरह का फैसला अरविंद केजरीवाल ने लिया, हालांकि पहले बीजेपी की तरफ से बार बार मांग की गई कि इस्तीफा दीजिए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अब जब वो जेल से बाहर आए, उन्हें बेल मिली और तमाम शर्तों पर बेल मिली, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि 2 दिन बाद यानी मंगलवार को वो इस्तीफा देंगे। यानी 2 दिन में सारी चीजें तय हो जाएंगी कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। अल्या जी, देखिए, ये राजनीतिक के रूप में बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ है अरविंद केजरीवाल जी, जैसा अभी हमारे आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे थे। ये लेकिन मैं भी उनको उससे पहले से, जब वो सर्विस में थे अरुणा राय के साथ, तब से उनको फॉलो कर रहा हूँ। और वो तब अन्ना आंदोलन में कहते थे मैं कभी पावर में नहीं आना चाहता। मैं आप हमारे साथ इसी तरह की डिस्कशंस में टीवी पर भी वो कहते थे कि आप कैसे सोचते हैं, मुझे कुर्सी थोड़ी चाहिए। तो वहां से उन्होंने शुरू किया था। तो अभी भी जब उनका जो त्याग की प्रतिमूर्ति उनको बनना है, देखिए अदालत में हम नहीं जानते अदालत में आगे क्या होगा, ये सही है। लालू यादव को 10 साल लगे उनके बारे में सजा होने में, और उसके बाद 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ना अवैध हुआ। आज की स्थिति में आज जो है हालत, उसमें निश्चित रूप से ये होगा कि वो पहले हरियाणा की तरफ ध्यान देंगे पार्टी के नेता के नाते। दिल्ली पे तो साथ साथ कर ही सकते हैं, दिल्ली हरियाणा ऐसा है, यहाँ से जाइए आधे घंटे में आप गुड़गांव पहुंच जाते हैं, फरीदाबाद पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो वहां पर अपना वोट बैंक बढ़ा करके एक राष्ट्रीय, वो आज से केवल दिल्ली की जनता के लिए नहीं, वो राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। अदालत में जो 10,000 पेज या डॉक्यूमेंट और जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उस पर तो निश्चित रूप से सबूत आएंगे। बीच में कितने और सबूत आते हैं उस पर अलग विवाद होगा, लेकिन इस बीच में वो कई साल केस चलता है, ये जल्दी खत्म होता है, ये अदालत तय करेगी। उससे बीच में वो अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। और बस मैं ये कहूंगा कि बीजेपी और कांग्रेस की कमजोरी का भी उनको फायदा मिलता है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने अपना कोई चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट नहीं किया। कह सकते हैं हमने कई जगह नहीं करते, लेकिन कई जगह करते हैं, लेकिन ऐसा जो केजरीवाल को चुनौती दे सके। वरना असफलताओं की लंबी सूची है, आंदोलन भी कर रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा या स्वराज कौशल और ऐसे जो नेता युवा उभर करके आए हैं। उसी तरह अलका लांबा जो इनकी पार्टी से निकली है, वो भी अपना है, लेकिन वो कांग्रेस में संदीप दीक्षित, कांग्रेस में समझौता, राहुल गांधी तो उनके चरणों में गिरते हैं अरविंद केजरीवाल के, बाकायदा बार बार कहते हैं इसे समझौता करो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अगन की तरह फुट डाउन किया, तब जाके समझौता नहीं हुआ। तो इसलिए अभी उसका फायदा दिल्ली में और हरियाणा में यदि वो 2 सीट 5 सीट भी ले आए, गठबंधन की सरकार बननी हो, असली तो वो चाहेंगे कि वहां के मुख्यमंत्री हो जाएं, ताकि पुलिस उनके हाथ में हो। यदि वहां एक डिमांड होगी इसे दिल्ली का इस्तीफा देने से, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी, उनकी पार्टी तो कह रही है कि वो हरियाणा के पुत्र हैं, वो हरियाणा का कैंपेन करेंगे। पंजाब में भी उनके लिए डिमांड हुई थी कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, राघव बहल बन जाए। तो जरूरी नहीं कि आप वहां के हो, कोई भी मुख्यमंत्री कहीं जाकर के बन सकता है यदि, और वो तो वहीं के रहने हो, मूल रूप से वहां के हैं। दिल्ली के पुत्र कहते हैं, लेकिन हरियाणा के पुत्र अपने को कहते हैं। इस पिछले चुनाव में भी बाकायदा ये कहा था। तो राष्ट्रीय राजनीति और तत्काल में हरियाणा दिल्ली की राजनीति के लिए उन्होंने अपना पलड़ा इस तरह के पैतरे से देखना ठीक समझा। और अतीशी, जैसा आपने पूछा, अतीशी के पास सारे विभाग हैं, वो सुनीता केजरीवाल को इसलिए नहीं देंगे। हमारे राकेश सिंह जी जो अपने मैनेजिंग एडिटर हैं, उनको ही उनके बड़े सीनियर नेता ने बताया है कि वो खुद सुनीता केजरीवाल नहीं बनेंगी। इसका मतलब है एक महिला होने के नाते उनको आगे प्रोजेक्ट करने में भी सुविधा होगी। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे अंतिम दिन, ये हम और आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं। हम केवल अंदाज लगा सकते हैं कि वो किसी को सत्ता दे करके
और विदाउट पावर मैंने विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर, ये उनका फार्मूला है जो कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी के समय में किया, या कई ऐसे नेता रहते हैं जो पीछे से सारा सब कुछ कमान उनके हाथ में होती है। जो विश्वसनीय व्यक्ति बनेगा उसकी कमान वो संभालेंगे और उसके निर्देश पर दस्तखत होते रहेंगे। जो मंत्रिमंडल में भी उन्होंने कभी अपने पास विभाग रखा नहीं था, तो मंत्री रहे मुख्यमंत्री रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। वो जो चाहेंगे वो करेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति के लिए अपना स्थान बढ़ाएंगे। ठीक है, सिद्धार्थ यादव बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ यादव जी, कैसे देख रहे हैं जो ऐलान अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है? 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा दे देंगे, और खबर इस तरह की भी सामने आ रही है कि इस्तीफा देने के ठीक 15 दिन बाद, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, वो सीएम आवास भी छोड़ देंगे, जिस सीएम आवास को लेकर आप जोर शोर से उठाते रहे, शीश महल में वो रह रहे हैं, इतना पैसा इस पर खर्च किया गया। ये भी खबर आ रही है कि वो 15 दिन बाद उस सीएम आवास को छोड़ देंगे। पहले आप लोग लगातार मांग करते रहे कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए जिस वक्त वो जेल में बंद थे, लेकिन अब अचानक से जब ये फैसला सामने आया है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अचानक का आया हुआ फैसला नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस प्रकार की शर्तों पर उनको बेल दी है, हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि वो मुख्यमंत्री की जो जिम्मेवारियां हैं उनका निर्वहन नहीं कर सकते थे, और उसी कारण से उनके पास कोई और विकल्प रहा भी नहीं। दिल्ली की जनता तो ये पूछती है कि 177 दिन से जब आप जेल के अंदर थे, आपने देश की राजधानी को, दिल्ली की जनता को, एक दिल्ली की सरकार को पॉलिसी पैरालिसिस में डालने का काम कर दिया। जो देश की राजधानी थी, जहां पर 6 महीने के अंदर कितने बड़े बड़े कार्य हो सकते थे, वहां पर पानी भर जाने से पिछले माह के अंदर ही 18 लोगों की मौतें हो गई बिजली के तारों से चिपकने से। हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस जाता है, कहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल ध्वस्त हो रहा है, कहीं दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर सवाल है। जो सरकार, जो पार्टी एक वैकल्पिक राजनीति का सपना दिखा करके आई थी, उसके लगातार जो मंत्री रहे, नेता रहे, वो भ्रष्टाचार से लेकर के, फेक डिग्री के मामलों से लेकर के, पत्नी की प्रताड़ना से लेकर के, सीडी कांड से लेकर के, बिल्डर से पैसा लेने तक, लंबी फहरिस्त है, मैं नाम पढ़ के बता सकता हूं। वो उनके नेता उन चीजों में उलझते चले गए, पर आज अरविंद केजरीवाल फिर से एक नाटक करने के लिए उतरे हैं, ये उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये पहली बात रही। दूसरी बात, तो उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता तय करेगी कि हम ईमानदार हैं या नहीं है। लोकतंत्र के अंदर जनता नेता का चुनाव करती है, नेतृत्व का चुनाव करती है, ईमानदारी तो कोर्ट ही तय करेगी। जब आप पर इतने आरोप रहे, कोर्ट ने आपकी मेरिट पर एक शब्द नहीं कहा, कोर्ट ने एक बार नहीं कहा कि जो टिप्पणी उन्होंने करी थी कि आप किंगपिन हैं इस पूरे भ्रष्टाचार के, उसमें कोई कमी है, 10 लाख के बेल बॉन्ड पर आपको बाहर छोड़ा, आपको कहा कि कोई फाइल मत साइन करना, मुख्यमंत्री के कार्यालय मत जाना, किसी गवाह से बात मत करना, इस केस पर कोई बयान मत देना, शर्तों पर आपको बेल दी। आप बाहर निकल करके ढोल नगाड़ों से अपने शोर में सच को छुपाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये उसका एक विफल प्रयास है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। राइट। तीसरी बात, आपने कहा कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा देंगे। मैं तो पूछता हूं 2 दिन क्यों? क्या है ऐसा? अरे दिल्ली की जनता तो 177 दिन से इंतजार में थी। वो तो कह रही थी कि जो अभिशाप रूपी दिल्ली की जनता पर पॉलिसी पैरालिसिस आ चुका है, इससे हमें कब मुक्ति मिलेगी, ये जो संवैधानिक संकट आ चुका है, इससे हमें कब मुक्ति मिलेगी। पर आज भी जब आप बाहर आए और राजनीति करने लगे, 2 दिन का समय ले रहे हैं। कौन सी फाइल दबानी है, कौन से काम छुपाने हैं, या वो जो महंगे वाले 1 करोड़ का पर्दे आपने अपने शीश महल में लगाए थे, उनको उतार के साथ ले जाने की तैयारी है क्या? और रही बात शीश महल को छोड़ने की, भी तो सूत्रों के हवाले से खबर आई है। देखिए, मैं मानता हूं कि दिल्ली की जनता इंतजार में है। एक बार शीश महल से बाहर निकलिए और जो लोग ये कहकर के आए थे ना सुरक्षा लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, 2 कमरों के फ्लैट में रहेंगे, कोई सुविधा नहीं लेंगे, उन्हें करोड़ों के, अरबों के घर बनवाए। एक बार दिल्ली की जनता को दिखा तो दीजिए कैसा था वो। जो वैकल्पिक राजनीति की बात करके आए थे, आज उन्होंने पूरे दिल्ली को कहीं ना कहीं त्राहिमाम कर दिया। तो ये दिल्ली की जनता इनको हिसाब जरूर देगी। ठीक है राजेश, हिसाब लेने के लिए, हिसाब मैं 10 सेकंड बस और लूंगा। हिसाब लेने के लिए आप लोकसभा में भी दिल्ली के जनता के बीच में गए थे। आपने कहा था कि अगर आप हमें मत देंगे तो हमारी ईमानदारी साबित होगी, हम जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली की जनता ने आपको रिजेक्ट करने का काम किया। दिल्ली की जनता जब भी आप वापस उनके बीच में जाएंगे, आपको रिजेक्ट के अलावा कुछ नहीं करेगी। ठीक है राजेश जी, इस पर जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मुझे पीयूष जी से इस पर कमेंट। देखिए, मतलब अब मैं क्या कहूँ इनको, जिस तरीके की ये बातें और मुहावरों को यूज करते हैं, मेरा तो इतना कहना है कि जिस दिल्ली की जनता के लिए आप कह रहे हो कि इतनी मौतें हो गई, दिल्ली के बहुत साथ लगे हुए हरियाणा है, गुजरात के अंदर पुल गिर जाते हैं,
महाराष्ट्र में पूरे भर जाता है, रेल रोज पटरी से नहीं चल रही है। किस मुंह से इतनी सारी बातें करते हैं ये लोग? अपनी पूरी सीटें नहीं आई, 400 पार का नारा देते थे, 40 उसमें कम रह गए। और एक बात मैं और आपसे कहूंगा, देखिए ये बार बार इस तरीके की बातों को यहाँ रखने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता परेशान है। दिल्ली की जनता को परेशान आपने करा। दिल्ली की जनता जानती है कि आपने सारे कानून हमसे छीन लिए, सारी ताकत हमसे छीनी। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा, 5 जजों की बेंच ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकार है सरकार चलाने का, इतने डरे हुए लोग हैं को संसद के अंदर बदल दिया। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, दिल्ली की जनता भी ये जानती है। तो जो लोग की भी मौत हुई उसके जिम्मेवार ये लोग थे। सारे के सारे बड़े अधिकारियों को ये लोग लगाते हैं, काम करने नहीं देते, ट्रांसफर करना चाहे तो वो नहीं करने देते। इन्हें शर्म नहीं आती इस तरीके की बातों करते हुए? मुझे लगता है थोड़ी सी अपने अंदर ना हम एक इंसान है, हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। अरे छोटी सी कुर्सी में बैठ के आदमी सोचता है कि मैं पीएन भी बन गया तो मैं कुछ पैसे कमा लूं। एक आदमी कमिश्नर था बॉस, 3 बार का मुख्यमंत्री, और आपको मालूम क्या छुपा लोगे? दूध कहां छुपा लेंगे भाई? एसीबी तुम्हारे पास में है, सीबीआई तुम्हारे में है, तुम्हारे पास 2 साल से तुमने क्या निकाल लिया? क्यों इतनी बेकार की बातों करते हो? जनता सब समझती है। और जो डर के इन्होंने एक बात और कही, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, इन्होंने कहा कि ये तो कोर्ट ही तय करेगा। कोर्ट में आप 20 साल तक केस को ट्रायल पे मत लेके आना, कोर्ट क्या करेगा बेचारा, है ना? और आप जो जनता की जहां तक बात है कि जनता ने लोकसभा के अंदर, बाबूजी लोकसभा का चुनाव अलग होता है। दिल्ली के चुनाव में 3 बार आपकी क्या हालत है? पिछली बार 8 सीटें थी, उसकी पिछली बार 3 सीटें थी, और 93 में 1 बार दिल्ली की जनता ने भाजपा को गलती कर दी थी, मुख्यमंत्री बदलनी पड़ेगी। क्या लोकसभा के अंदर अलग मुद्दे होते हैं? अभी भी हम ठीक है राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन रिलेटिवली एक नई पार्टी है। तो 10 साल हुए हैं, आपको तो जमाने लग गए थे सर, 2 साल तक आने में भी। तो कोई बात नहीं, मतलब हंसते रहो क्योंकि आपके पास में पावर है, आप उसे मिसयूज कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो, लेकिन जनता को इतना बेवकूफ मत समझो दोस्त। जनता सब समझ रही है किस तरीके से आप दिल्ली के चुने हुए। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने जब 177 दिन आखिरकार क्यों लग गई ये फैसला लेने के लिए, इस्तीफा देने के लिए? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा तब इसलिए नहीं दिया क्योंकि इन्होंने एक मॉडस ऑपरेंडी बनाई, जहां पे ये पहले कोशिश करते हैं कि लड़ाई कराओ, झगड़े कराओ, वोटों को बांटो। आपको मालूम है क्या करते हैं? वोट कटवाते, नए नए तरीके लाते। दिल्ली में के सारे मुद्दे फेल हो गए। पिछली बार शाहीन बाग चलाने की कोशिश करी, वो भी फेल हो गई। तो जब फेल हो गया तो फिर भी कोई मुख्यमंत्री अगर बन जाता है तो उसको बने बनाए को हटाते हैं, सरकारों को तोड़ते हैं। आपने महाराष्ट्र में देखा, इन्होंने कांग्रेस को, शिवसेना को, एनसीपी तीनों को तोड़ लिया। ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है काम करने की। लेकिन दिल्ली में जब ये लगातार फेल हो रहे थे, उसके बाद में इन्होंने फर्जी केसेस बनाने आप ये आरोप कई बार लगा चुके हैं। आम आदमी पार्टी कई बार बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगा चुकी है, लेकिन जब प्रूफ मांगने की बात बीजेपी करती है तो अब कैसी बातें कर, सुनिए, अभी हमारे एक मंत्री जी चले गए, उसके बाद हमारे एक विधायक चले गए। इसके क्या सबूत होते हैं आप समझिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ कैसे होता है। जैसे कि किसी मंत्री पे कोई मिलने के लिए जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोग किसी ऐसे लोग को ले जाते हैं जो उनके मान जाता है तो ठीक है। कोई ऐसा थोड़ी कोई मुझसे मिलने आ रहा मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। अगर मेरे से कोई भी कांग्रेस बीजेपी का नेता मिलने आएगा, हम लोग मिलते हैं, शादी ब्याह में रोज मिलते हैं, तो ये थोड़ी उनकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। मैं किसी बीजेपी के नेता को अगर कोई ऑफर करता हूं, मैं पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूं, मैं आज करता हूं, तो क्या वो मेरी रिकॉर्डिंग कर पाएंगे? क्या वो गेम में कैमरा लेके चल रहे हैं? हो गया तो ठीक है, और नहीं हो गया तो दुनिया भर के विधायक बैठे। चलिए राजेश, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ पीयूष जी भी बने हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। पीयूष जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, ठीक है जवाब दीजिएगा सिद्धार्थ जी, अब क्या अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं, और वो अच्छे से जानते हैं कि ईमानदारी और इमेज उनकी सबसे बड़ी पूंजी है, और पिछले कुछ दिनों में इस ईमानदारी की जो उनकी इमेज है उसे कहीं ना कहीं डेंट लगा है, जिसके बाद क्या ये फैसला लिया गया इस्तीफा देने का? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि ईमानदारी की उनकी जो इमेज है उसको डेंट लगा, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। अरविंद केजरीवाल अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, हमेशा से आप और हम देखते आए हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति वही राजनीति है जो आम राजनीतिक दलों को समझ में ना आए, और एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहता है उस राजनीति में, जो अरविंद केजरीवाल जी ने आज त्यागपत्र देके और ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है कि वो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहने वाला है। प्रश्न ये है कि अरविंद केजरीवाल जी का उद्देश्य क्या है इस त्यागपत्र के माध्यम से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी क्या एक राष्ट्रीय परिदृश्य में खुद को अब देख रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल आगे जाके लोकसभा में अपना परचम बुलंद करने वाले हैं? क्या पंजाब के किसी एमपी को वो बोलेंगे कि भाई आप रिजाइन करिए और अब मैं लोकसभा में आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करने की इच्छा रखता हूँ? तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, या वो फिर दिल्ली के ही रोल में अपने आप को देखने वाले हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि आम आदमी पार्टी एक उभरती हुई पार्टी है, एक बड़ी पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, तो अरविंद केजरीवाल एक नेशनल कन्वीनर का जो उनका रोल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा एक और बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी है। तो उस रोल को अब वो ज्यादा सीरियसली लेने वाले हैं, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में, और अब वो जिस तरीके से देख रहे हैं कि ये तो देखिए बात बिल्कुल साफ है कि सीबीआई को गैजेट पैरेट जस्टिस ने मतलब जस्टिस भुयन ने बोला ही है, ये सबके सामने ही है, पहले भी बोला गया है, और जिस तरीके से सिलेक्टिव टारगेटिंग विपक्ष के नेताओं का सीबीआई कर रही है, तो वो बात भी बिल्कुल साफ है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की बात आप मान लेते हैं, जैसे अजीत दादा पवार ने मान ली, छगन भुजबल ने मान ली, हेमंत बिस्व शर्मा ने मान ली, दिगंबर कामत ने मान ली, लिस्ट एंडलेस है, तो थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग एक बन जाती है, और सीबीआई और ईडी के जो केसेस हैं वो आपके ऊपर थोड़े से ईज ऑफ हो जाते हैं। तो अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए केजरीवाल की राजनीति को केजरीवाल ही समझते हैं, और केजरीवाल के बिल्कुल क्लोज जो 2-3 लोग हैं वो समझते हैं, और केजरीवाल जी अब उस राजनीति को किस नए परिदृश्य में ले जाना चाहते हैं, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये बात बिल्कुल साफ है कि जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो वही चीफ मिनिस्टर बनेगा जिसको केजरीवाल जी की हरी झंडी दी जाएगी। केजरीवाल जी जिसको हरी झंडी देंगे उसी को विधायक दल चुनेगा और वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। अब ये बात वो बहुत क्लियर कर चुके हैं कि भाई वो असेंबली डिसॉल्व नहीं करने वाले हैं। उन्होंने ये बात एलजी के कोर्ट में भी डाल दी कि आप चाहें तो अर्ली चुनाव करा दें, जबकि अल्टीमेटली केजरीवाल जी के हाथ में ही है यदि जल्दी चुनाव कराना चाहें वो तो ये बात भी है कि वो चाह रहे हैं कि चुनाव अपने समय पर ही हो, और इस जो फेज है, ये जो पीरियड है, उसको यूज करना चाह रहे हैं ये बताने के लिए जनता से, जो क्योंकि काफी समय से, लंबे समय से जेल में, तो जनता से कनेक्ट तो उनका थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि जेल में ऑब्वियसली। अब वो जनता के बीच में जाके ये सब बातें बताना चाहते हैं, अपना कम्युनिकेशन जो है वो पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, जनता के साथ जो सीधा संवाद है वो वापस वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिसके लिए मुझे लगता है वो ये समय ले रहे हैं। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड दिल्ली की, हरियाणा की राजनीति में, पंजाब की राजनीति में, और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार के रूप में अरविंद केजरीवाल जी का ये निर्णय मुझे लगता है एक अच्छा निर्णय है। और मुझे, जबकि इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, मुझे लग रहा था कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव तक तो कम से कम मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू करेंगे, और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद में यदि आम आदमी पार्टी वापस आती है, क्योंकि अभी देखिए दिल्ली में उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है। दिल्ली की यदि राज्य की राजनीति देखें तो आप अरविंद केजरीवाल वर्सेस नोबडी का स्टेट आज भी है। तो अरविंद केजरीवाल जी यदि तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीतते, चौथी बार रादर, यदि हम पार्शियल जीत को भी, तो फिर उसके बाद वो एक राष्ट्रीय परिदृश्य में जा सकते थे, पर उन्होंने निर्णय जल्दी ले लिया है। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, हम सबको बड़ी एकदम ध्यान से इस चीज को देखना पड़ेगा कि आगे क्या होगा, पर मुझे लगता है नेशनल कन्वीनर के रोल को वो सीरियसली लेंगे, और दिल्ली का मुख्यमंत्री भी और पंजाब के मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में काम करेंगे, ये वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, और बाकी के भी राज्यों में आम आदमी पार्टी अपने विस्तार को बहुत गंभीरता से ले रही है। ठीक है, आलोक जी के पास चलूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी राजेश जी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे उस पर सिद्धार्थ जी आप अपनी बात रखिए। देखिए, अभी बहुत कुछ कहा गया आपके चैनल पे। उन्होंने कहा कि अभी जो राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि ये चुनाव जो है वो अरविंद केजरीवाल वर्सेस नोबडी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरविंद केजरीवाल वर्सेस द पीपल ऑफ दिल्ली ये चुनाव है। आप सोचें कि आप झूठ बोलते रहें, आप सोचें कि आप शुरुआत से जब से आए जिन जिन चीजों का आपने वादा किया, पहले दिन से बच्चों की कसम खासा से शुरू करना, वहां से लेकर के अंत तक आप एक पे एक झूठ बोलते रहे, और ये झूठ की राजनीति इस कगार तक आ गई कि आपके इतने मंत्री जेल के अंदर रहे, आज तक सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं, देश की अदालतें उनको बेल नहीं दे रही, 18 महीने तक मनीष सिसोदिया जेल के अंदर रह करके आए, उसका जवाब आपके पास नहीं है, और आप बैठ करके कहते हैं कि जनता हिसाब करेगी, जनता तय करेगी कि आप बेगुनाह हैं या गुनहगार हैं। अरे 10 साल में सजा हुई थी, पर हुई तो लालू जी को भी थी, वो गुनहगार हैं या नहीं है? लालू जी को चारा घोटाले में कन्विक्ट किया गया, सजा काट के आए, और यही हश्र आपका भी होगा। पर ये जो बीच के कुछ दिन हैं, इसमें एक अच्छा नैरेटिव बनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करना चाह रहे हैं। देखिए, उनके साथ समस्या ये हो चुकी, अब कहीं ना कहीं जो उनकी राजनीतिक साख थी वो खो चुके, जनता का विश्वास वो खो चुके, पैरों के जमीन से नीचे से जमीन उनकी खिसक चुकी है। अब उनके पास विकल्प नहीं बचा, जाए तो कहां जाए कहां? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कोई फाइल आप साइन नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सचिवालय की तरफ मुड़ करके भी आप नहीं देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 10 लाख का बेल बॉन्ड जमा कराइए, जब ट्रायल कोर्ट बुलाएगा तब आप जाइए। जाए तो जाए कहां? इस्तीफा तो देना ही था, तब क्यों नहीं दिया जब दिल्ली को एक मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी? तब क्यों नहीं दिया जब आप जेल के अंदर बैठे थे? तब क्यों नहीं दिया जब पॉलिसी पैरालिसिस में दिल्ली आ चुकी थी? ये हिसाब दिल्ली की जनता आपसे मांग रही है, ये हिसाब मांग रही है आपसे। इसलिए आप आज भी आप आए बाएं दाएं करते रहें और अपनी जिम्मेवारियों से दूर भागते रहें, ये कहते रहें कि नहीं ये हमारा काम नहीं था, किसी और का काम था, ऐसा था, हमें तो ये नहीं करने दिया। तो सबका जवाब दीजिएगा, अपने एक एक मंत्री का जवाब दीजिएगा, क्योंकि जिनको फेक डिग्री में पकड़ा गया उसमें तो एलजी का, सीबीआई का, ईडी का कोई लेना देना नहीं था।
जिनको पकड़ा गया था घूस लेते हुए, उसमें भी किसी का कोई लेना देना नहीं था। जिन पर एक एक मंत्री पर इतने इतने केस चल रहे हैं और पूरी सरकार आपकी जेल के अंदर पहुंच गई, उसके बाद नैरेटिव बिल्डिंग का काम करना ये शोभा नहीं देता। आज दिल्ली को एक स्टेबल मजबूत सरकार चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए जो दिल्ली वासियों की सुध ले सके, ऐसी सरकार चाहिए जो झूठे वादे ना करती हो, सच्चाई को धरातल पे उतार सके और दिल्ली को वापस देश की राजधानी जिस ग्रोथ में पहुंचनी चाहिए थी उस ग्रोथ में पहुंचाने वाली रहे। अरविंद केजरीवाल का ये जो मॉडल है, ये मात्र झूठ का मॉडल है जिसको दिल्ली की जनता नकार रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि जितना हमारे कार्यकाल में पिछले 10 साल में 2015-2020 में काम हुआ, उतना किसी भी सरकार में दिल्ली में काम नहीं हुआ। आप मुझे बताइए कौन से काम हुए? आज दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर कितने डॉक्टरों की पोजीशंस रिक्त हैं? हाईकोर्ट पे पेंडिंग है, हाईकोर्ट पे पिटीशन पेंडिंग है। जो सरकार अपने सरकारी अस्पतालों को, और ऐसे शहर में, ये भारत जैसे जो विकासशील राष्ट्र है उसकी राजधानी जहां पर हमारे सरकारी बेस्ट अस्पताल केंद्र के भी है, कुछ प्राइवेट भी है, ठीक है, इस पर राजेश जी कुछ जवाब देना चाहते हैं। उनसे लेती है, क्रेडिट लेना चाहती है और अपने रिक्त स्थानों को नहीं कर सकती। मुझे बड़ा अचंभा होता है दरअसल अब आप जब किसी इतनी बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो मुझे लगता है थोड़ा पढ़ लिख के आपको जरूर आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसीज के बारे में क्या कहा? तोता कहा ना कि नहीं कहा? ये कहा कि नहीं कहा? एक मिनट, आप बहुत पढ़ लिख कर आते हैं ना राजेश जी, आप पढ़ के सुनाइए। अरे भाई मेरी बात सुनो, मैं चिल्लाता नहीं हूँ, मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं, चिल्लाते हुए जिन पे पॉइंट्स नहीं होते। सुनो, आप पढ़ के सुना देना बस, आराम से बोलना। मेरे भाई 17 महीने तुमने मनीष सिसोदिया जी को रखा, क्या मिला तुम्हें? एक नया पैसे की मनी ट्रेलिंग तुम दिखा पाए? नहीं दिखा पाए ना। उसके बाद में तुमने अरविंद जी को रखा, कोर्ट को ये कहना पड़ा कि सीबीआई ने गिरफ्तार इसलिए करा क्योंकि ईडी की जमानत हो गई थी। इतना साफ साफ का यार, मुझे लगता है कि ऐसा मजाक कभी नहीं हुआ। और आप कहते हो कि दिल्ली की जनता को अच्छी तरह पता है तुम कैसे पावर छीने जा रहे हो, तुम मजाक समझते हो। उसके बावजूद अपने काम कराए, डिस्पाइट ऑफ दैट काम कराए। आज आप पब्लिक में आओ तो सही मेरे दोस्त, बताओ कहां पर आओगे? जरा जनता से पूछते हैं। तुम कह रहे हो कि पॉलिसी पैरालाइज था, पॉलिसी तो एलजी साहब बनाते हैं। तुम कह रहे हो कि मुख्यमंत्री को साइन करने के लिए मना करा था। अरे बाबूजी, ये कहा है कि उसी फाइल पे साइन करेंगे जो एलजी साहब पे जाएगी, तो वो पहले भी हो रही थी, अब भी होएगी। और एलजी साहब के पास में सारी फाइलें जा रही है आजकल। आपको पता होना चाहिए, एलजी इज द एडमिनिस्ट्रेटर। ये आपने भारत सरकार ने संसद के अंदर कानून बदल के कर दिया मेरे दोस्त, तो सारी फाइलें शान हो जाएगी, है ना? तो चीजों को थोड़ा समझो और लोगों को थोड़ा सा समझो। आपने कहा मजबूत सरकार, एक बार सरकार आई थी दिल्ली में आपकी, क्या करा आपने? 3 मुख्यमंत्री बदले, एमसीडी के अंदर 15 साल से बैठे थे, पूरे खेल करे, 1 साल चुनाव नहीं कराया आपने। इतनी बेईमानी, परिसेवन करा, उसके बाद में भी आप हार गए। आपको नहीं पता दिल्ली की जनता आपको कितना प्यार करती है। साथ में लगे वो हरियाणा है साहब, आपने 10वें साल में अपना मुख्यमंत्री बदल दिया क्योंकि अब डरे हुए, और आपको पता है आपकी क्या हालत है। आप लोकसभा तक में सीट नहीं ले पाए। पंजाब में आपका सुपड़ा साहब है। कौन सी दुनिया में हो मेरे दोस्त? तुम्हारी लोकसभा में तक सीटें नहीं आई जहां पे हमारा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। कौन सी दुनिया में हो दोस्त? जरा लोगों से पूछो, लोग थक गए गुंडागर्दी से, बदमाशी से। हफ्ता वसूली के नाम पे तुमने इलेक्ट्रल बॉन्ड में खुले पैसे लिए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताओ, तो एसबीआई कहती है हमें 3 महीने चाहिए। फिर लताड़ा तो लिस्ट देनी पड़ी, जिसको तुम साउथ का किंगपिन बताते हो। इस केस के लिए 5 करोड़ रुपए देके तुमने जमानत दी, उसके बाद में 55 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड में फिर ले लिए। यार सारी बातें लोगों को पता लग गई है। दुनिया अब इतनी बेवकूफ नहीं है जैसे तुम बनाने के लोग। ऐसे सुबह पार्कों में जाके झूठ बोलने से कोई नहीं मानेगा। अब लोगों को पता है कि तुमने मंदिर भी बनाया ना हमारे भगवान का, उसमें भी पानी गिर गया बरसात के अंदर। लोग तुम्हारी रेल की पटरियों पर रोज रेल निकलते हुए देख रहे हैं। क्या तुम मजाक बनाते हो देश का? हाँ, तुम किस तरीके से कानून को लेके आते हो? रोज के रोज तुम्हारे पुल बने हुए तोड़ते, कभी मौरवी का पुल हो, चाहे कोई रेल उतर रही है। क्या ये सच नहीं है? तुमने नोटबंदी में कितने पैसे देश को लाके दे दिए, बात बताओ। एक नया पैसा का नोटबंदी का फायदा नहीं हुआ। तुम जीएसटी में कभी 28 करते हो, कभी 18 करते हो, कभी 6 करते हो, कोई हिसाब किताब नहीं है। तुम कहते हो यूक्रेन का लड़ाई रुकवा देंगे और तुम मणिपुर का बता नहीं पाते, और इल्जाम लगाते हो ईमानदार आदमी पे। एक ईमानदार मुख्यमंत्री पे तुमने इल्जाम लगाया, एक नया पैसा तुम आज तक घोषित नहीं कर पाए। 2 साल तुम्हें मिल गए प्रीमियम एजेंसी से, ईडी और सीबीआई, एक नया पैसा तो निकालते। क्या कर रहे हो 2 साल से? बताओ, क्यों ट्रायल चालू नहीं करा? ठीक है राजेश जी, इस पर सिद्धार्थ जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मुझे आलोक जी से, क्योंकि देखिए आलोक सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी जो सिद्धार्थ जी को दीजिए, पहले सिद्धार्थ जी को दीजिए, बीजेपी का जब उनका जवाब। ठीक है, बोलिए सिद्धार्थ जी, बोलिए। जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ।
देखिए बड़ी कमाल की बात है, हरियाणा में हम साफ होने जा रहे हैं। बता कौन रहा है? वो आम आदमी पार्टी जो 68 सीटों पे लड़ी थी और पूरे हरियाणा के अंदर 60,000 वोट नहीं आए थे कुल मिलाकर के। जिनके पास अपने 90 कैंडिडेट नहीं थे वो हमको बता रहे हैं कि हम साफ होने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहे, अरे तुम तो यहाँ नहीं बचे, तुम वहां नहीं बचे, लोकसभा में नहीं आए। इतिहास रचते हुए तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने वाली सरकार हम बने और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार ऐसी, ये दूसरी बार ऐसी सरकार बनी जो तीसरी बार शपथ ले रही हो, ये और उसको ज्ञान देने का काम हमें करते हैं। चलिए मैं आपकी सारी बात मानता हूं, आप तो बहुत ईमानदार हैं, सबसे ईमानदार है ना आप, तभी तो आपके सारे मंत्री अंदर गए। सत्येंद्र जैन पे एक शब्द नहीं बोलते यार, आपके मंत्री नहीं थे, वो जेल के अंदर है आज भी जेल के अंदर आपका मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री दूसरे तीसरे नंबर की शपथ लिया करते थे, एक शब्द नहीं निकलता। अरविंद केजरीवाल जी आए बाहर, भाषण देने लगे थे, कहते मेरे साथी सत्येंद्र जैन अंदर है, उनकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। क्यों नहीं कहा? क्योंकि घोटाला कर दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट में घोटाला कर दिया, शिक्षा मंत्री के हाथ में शराब दे दी और शराब के ठेके हर चौराहों पे खुलवा दिए। ये दिल्ली का मॉडल था। आप दिल्ली के अंदर 10 साल से सत्ता में है, आप मुझे 10 फ्लाईओवर बता दीजिए जो दिल्ली के अंदर आपने बनवाए हो। 10 साल से आप दिल्ली के अंदर सत्ता में है, एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप बता दीजिए। देश की राजधानी है, समझिए इस बात को, आप देश की राजधानी में, मैं 10 सेकंड लूंगा बस, आप देश की राजधानी के अंदर जो ऑलरेडी जो इतना कंजेशन बढ़ता जा रहा हो, एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ये सरकार नहीं सोच पाई कि हम क्या लाएंगे। बसों के साथ क्या किया? अरे हम लाएंगे, नहीं खरीद के लाएंगे, इतनी खरीद के लाएंगे, अब नहीं खरीदेंगे, अरे ये नहीं करने दे रहा, अरे वो नहीं करने दे रहा, पिछली बसों की हालत ऐसी थी, इस बसों की हालत ऐसी थी। हर जगह बहानेबाजी, झूठ बोलना, फरेब करना, इसके आगे कब बढ़ेंगे? रही बात, अगर देश की अदालतें आपको 1.5 साल के लिए अंदर रखती हैं तो आपके कुकृत्यों के कारण रखती हैं। देश की अदालतें अगर आपको नहीं कह रही हैं कि आप पाक साफ हैं, अगर नहीं कह रही हैं कि मेरिट्स में कोई कमी है, तो आपके कुकृत्यों के कारण कह रही हैं। अगर देश की अदालतें कह रही हैं कि आप आरोपी हैं और बेल मात्र इसलिए दी जा रही है ताकि आप यहां से भाग ना जाएं और उस पर आप ढोल नगाड़े बजा करके अपनी बेगुनाही को दिखाना चाहते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि इस देश में कानून का राज है, भ्रष्टाचार के लिए 0% टॉलरेंस है, और आपके जैसे लोग जो खजानों को लूट करके जनता के मन में धोखा दे करके जाते हैं, उनके साथ हमारे देश का जो कानून है वो सख्ती से ही पेश आता है और सख्ती से ही पेश आता रहेगा। ठीक है, बोलिए। दो जवाब। देखिए, इनके राज में पता नहीं कितने लोग तो देश से पैसा लेके भाग गए, ये बताते हैं कि 0 टॉलरेंस है। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेता पकड़ा गया टीवी पे, वो हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे, कितनी कमाल की बात है। कहते हैं एक फ्लाईओवर बताओ, सुनो, मैं वजीरपुर का विधायक हूँ दोस्त, रिंग रोड के इधर फ्लाईओवर है, इधर मेट्रो बन रही है, अशोक विहार उसका नाम है, साथ में 2 फ्लाईओवर बन रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है मेट्रो के साथ में फ्लाईओवर चल रही है, आपको भी पता नहीं है। रजौरी गार्डन पे आके देख लेना, डबल फ्लाईओवर बन रहे हैं, मोती नगर में बन के चालू हो गया है। मैं बिल्कुल अपने आसपास बता रहा हूँ, दूर जाने की मुझे जरूरत नहीं है, पता नहीं 10 साल में बन रहे हैं, अभी बन रहे हैं। एक मिनट, अरे बाबू बन के चालू हो गया, ये वजीरपुर का तो कब का चालू हो गया। आपने आपके वाला क्या करा? बन गया, आपके वाला बन गया। बीच में नहीं, टेंशन नहीं, शांति, मुझे पता है घबराए हो, लेकिन शांति से, टेंशन नहीं लेते। सुनो, तुमसे 30 साल की सरकार में गुजरात में एक ढंग का स्कूल नहीं बना, इसी टेंट के स्कूल में मोदी जी ने बैठ के फोटो खिंचवाई थी। समझ में आ गई हमारी बात? हमारे तुमने स्कूल देखने आके दो कमरे से कैसे स्कूल बनाए हैं। तुम कहते हो कि 10 साल में हमने क्या करा, 3 बार सरकार क्यों बन गई फिर अगर हमने कुछ नहीं करा था तो? क्यों लोग 67 सीटें 62 सीटें एमसीडी जिता रही थी, हमने कुछ नहीं करा था तो? क्यों दिल्ली के ऊपर हमें पंजाब जिता दिया, कुछ नहीं करा था तो? बताओ। और पैसे लेने की बात तुम हमें बताओगे? मैं फिर कह रहा हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लेता गया, पार्टी में पकड़ा गया, उसके बाद में तुमने ही निकाला उसको, जब इतना दबाव पड़ गया, जब कोर्ट ने कह दिया। तो इसलिए हमें मत बताओ, तुम सरकारें तोड़ते हो, 70,000 करोड़ की पार्टी कह के, करप्ट पार्टी कह के तुमने अजित पवार जी को अपनी पार्टी में ले लिया। तुम हमको बताओगे ईमानदारी क्या होती है? तुमने तीनों पार्टी तोड़ दी वहां पर महाराष्ट्र में, फिर भी तुम्हारा बुरा हाल हो गया। तुम हमको बताओगे ईमानदारी क्या होती है? अरे यार, तुम लोगों को कितना बांटोगे? लोगों को बांट के राजनीति करते हो, पार्टियां तोड़ते हो, सरकारें गिराते हो। हम पे तुम गिरा नहीं पाए, इसको परेशान होते हैं। तुम हमें कहते हो हमें कितने वोट मिले? अरे हम तो 10 साल पुरानी पार्टी है, तुम्हें बताओ तुम्हें दिल्ली में कितने वोट मिले? तुम स्टेट्स में इतने बुरे हाल में क्यों हो? तुम्हें क्यों पंजाब के गांव में लोग घुस नहीं दे रहे? क्यों हरियाणा में लोग लठ लेके बैठे कि तुम्हारा कोई आ गया तो हम तुम्हें बताएंगे? बताओ, तुम जवाब दो। क्यों तुम्हारी पूरी सीटें नहीं आई? पूरी सीटें तब भी नहीं आ पाई, बताओ। 272 नहीं आ पाई, 400 पार का नारा दे रहे थे। यार कुछ तो जवाब देना पड़ेगा तुमको, कि नहीं दोगे उसका? तुम्हारे पास सीबीआई थी, ईडी थी, इलेक्टोरल बॉन्ड था, पैसा था, मीडिया थी, फिर भी नहीं है। ठीक है राजेश जी, ठीक है।
आलोक सर, मैं आपसे इसके बाद समझना जवाब चाहूंगी, क्योंकि देखिए तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री का नाम को लेकर चर्चा हो रही है, आखिरकार कौन नाम होंगे, कई संभावित चेहरे आगे चल रहे हैं। लेकिन आप अगर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की बात की है तो आपको क्या बड़ी वजह लग रही है, जिसमें पीयूष जी ने तमाम चीजों का जिक्र किया? या तो वो हरियाणा की राजनीति को लेकर, वहां विधानसभा चुनाव, इस पर फोकस करना चाहते हैं, या वो पंजाब से हो सकता है कि वो जो नेशनल कन्वीनर की भूमिका है उस पर अब वो फोकस करना चाहते हैं, या फिर 5 महीने के बाद फिर से विधानसभा चुनाव है, जनता के बीच जाना चाहते हैं, क्योंकि जो ईमानदारी छवि की बात वो करते रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है उस छवि को पिछले कुछ दिनों में डेंट लगा है? देखिए, अभी मैंने कहा था कि वो राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं, जो पीयूष जी भी कह रहे थे, और इसीलिए हरियाणा में जितना भी उनको वोट मिल सके, जैसा अभी कह रहे थे कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता की तब उनको ज्यादा वोट नहीं मिले, लेकिन वो राष्ट्रीय राजनीति के लिए होता है भाई, हमें यहाँ पर इतना वोट ज्यादा नहीं मिल सके। अब कांग्रेस के साथ तो गठबंधन नहीं हुआ उनका, तो वो अपना इंडिपेंडेंटली जितना वोट लेकर आएंगे उसको दिखाने के लिए इलेक्शन कमीशन में, और यदि खुदा न खास्ता कोई ऐसी कमजोरी हो या कांग्रेस भी अंदर खाते से उनको जिता दे कुछ 4 सीटें, ऐसी स्थिति में चूंकि राहुल गांधी उनका बड़ा समर्थन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है, दिल्ली में समझौता होगा या नहीं होगा, ये दिल्ली के नेता और राहुल गांधी जब कहेंगे, तो पिछली बार भी कर लिया था समझौता, इस बार भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो आपने सवाल किया, अरविंद केजरीवाल एक बड़ी भूमिका निभाने के लक्ष्य से इसमें आए हैं। आरोपों का ये ठीक है, वो तो देखिए उसमें कोर्ट ने ये भी कहा है कि उनको 2 दिन जाकर के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के पास, 1 या 2 दिन जो भी उनको ऐसा होगा, उसमें उनको जाकर रिपोर्ट भी करना है, उनसे भी अपना, तो कानूनी लड़ाई भी साथ में लड़ने के लिए मुख्यमंत्री पद पर रहने के बजाय बेहतर है कि वो एक ऑल इंडिया, जहां भी वो दौरा भी करेंगे, तो गुड़गांव मेरे पास में है हरियाणा, तो हरियाणा पर भी और दिल्ली पर दोनों तरफ वो अपना कैंपेन भी करें, कानूनी लड़ाई की पूरी तैयारी कर सके। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि अदालत सुप्रीम है, जनता तो सुप्रीम है ही, लेकिन अदालत उससे भी बड़ी है, जनता भी तो गलत काम कर सकती है। और दिल्ली की समस्याओं को लेकर के जो असली समस्या ये है कि घरों घर जाकर के जो मोहल्लों की समस्याएं हैं, नालों की समस्याएं हैं, इसके लिए कोई किसी अधिकार की जरूरत नहीं होती, लेकिन कितने पार्षद, कितने विधायक क्या मदद कर पा रहे हैं, दिल्ली के लोग उसको समझते हैं। लेकिन हाँ, दूसरा विकल्प यही है कि जो बीजेपी या कांग्रेस के लोगों ने क्या मदद की, वो भी एक सवाल है। उनके एमपी तो जीत के आए हैं, और कई जगह जहां काम हो रहा है उसका वो फायदा ले सकते हैं, वो साबित जनता के बीच में होगा, हम और आप भी डिसाइड नहीं करेंगे। ये लड़ाई परसेप्शन की लड़ाई तो है, लेकिन मीडिया के थ्रू लड़ाई नहीं होती है। जो कितना ही मीडिया में प्रचार कर लें, उसके बाद भी चुनाव नहीं जीत पाते, और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि वो अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। पहले वो कहीं गाजियाबाद इलाके में भी रहते थे, पुराने अनुभवी हैं, और चूंकि इनकम टैक्स के अधिकारी रहे हैं, तो दस्तखत न करके जितने काम वो कर सकते हैं वो करवा सकते हैं, उन्होंने किया। चाहे वो मनीष जी जेल जाए या के कविता वहां की जो तेलंगाना की जेल जाए, उससे उनको नहीं है, वो एक खुद अपने ही, जैसे कह सकते हैं, सब अपना रथ आगे लेके जाना चाह रहे हैं, और वो आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। इसमें कानूनी कहां पर आएगी अड़चने, कहां राजनीतिक, इतनी बड़ी चुनौती हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने आसानी से तो उनको आने नहीं देंगे कि बड़ी सफलता मिल जाए। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि राहुल गांधी की इच्छा पर जहां कांग्रेस कमजोर हो, वहां और चौटाला के साथ भी समझौता हो, इनके साथ भी समझौता हो, हरियाणा पुत्र के रूप में वो आम आदमी पार्टी का प्रभाव पंजाब में तो पहले से है ही वो, तो उनको लगता है कि 3 आसपास के पूरे एनसीआर में भी हमारा प्रभाव होगा, किसानों का मुद्दा उठा लेंगे, महिलाओं का। दूसरा एक अंतिम बात कहूंगा नारायण जी, लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के लोगों ने, इसको कोई भी देख सकता है, रिकॉर्ड मिलेगा, यदि मोहल्लों में जाएंगे, पता नहीं बीजेपी ने उसको ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन हमने खुद पत्रकारों ने बात की है, और लोगों से, महिलाओं से, उनको फॉर्म दिए गए थे आम आदमी पार्टी के जो भी नेता या उनके प्रतिनिधि थे कि 1000 रुपए मिलेगा यदि तुमने वोट दिया तो एक तरह से उसको, उनको एक अपने आप में एक भ्रम में रखा, या उनको एक प्रलोभन दिया या वायदा किया, जो भी कहें आप उसको। इसी तरह से अभी आने वाले दिनों में कुछ ऐसे फैसले करके या फॉर्म भरवा करके 3 महीना उनके पास रहेगा, जिसमें दिसंबर में अनाउंस होता है, नवंबर में होता है, चुनाव तो जनवरी फरवरी तक कभी भी हो सकते हैं। उतने समय में वो महिलाओं को, गरीबों को, रिक्शा वालों को कैसे मोह जाल में फंसा करके या कुछ प्रलोभन दे करके या लाभ दे करके उसको अपना वोट खींचने की कोशिश करेंगे। और डिबेट चुनौती सबसे बड़ी कांग्रेस और बीजेपी की यही है कि वो कन्विंस कर सके कि देखिए ये सब धोखा है, और आपको ये नाला, यहाँ पर आपका आदमी बह गया, यहाँ पानी नहीं हुआ, यहाँ सड़क नहीं आई, यहाँ पुल टूट गया, यहाँ इतने लोग मर गए, यहाँ ये स्थिति हो रही है,
और इसलिए ये कांग्रेस और बीजेपी यदि कमजोर होगी तभी इनको इसका फायदा मिल रहा है। ठीक है राजेश जी, क्या आप एक तरह से देख सकते हैं राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी अरविंद केजरीवाल की तरफ से हो रही है? इस्तीफे की एक मुझे वजह जवाब ये देने भी, का अवसर दीजिएगा। ठीक है बिल्कुल, अब इस्तीफे देखिए, की एक वजह ये ये भी कहना मानी है जा रही है, और कि- दूसरा अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या 2 दिन इसलिए भी कि लिए हर गए हैं व्यक्ति कि को आपका जो नया आपको- सीएम होगा दिल्ली का वो नाम तय हो जाए, उस पर मुहर लग जाए? देखिए ये तो अब 2 दिन में विधायक ही तय करेंगे। आप जानते हैं कि विधायक साथ बैठेंगे तो उसमें डिसाइड करेंगे, विधायक दल उसमें लेकिन डिसाइड कुछ करेगा। तो अरविंद अंदर केजरीवाल जी खाने भी में नाम चल रहे होंगे ना? नहीं, देखिए चलते रहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी भी एक विधायक है, एक विधायक के तौर पे उनकी भी राय होगी और हमारी भी राय होगी। तो ऑब्वियसली वो हमारे सर्वमान्य नेता है, उनसे भी बात होगी, हम सब भी अपनी राय रखेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि जहां तक लोकसभा की बात है या केंद्रीय राजनीति की, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी विचारधारा आगे बढ़े। हम हमेशा शिक्षा चिकित्सा की बात करते हैं, हम चाहते हैं विचारधारा आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य है वो दर्द है, वो पीड़ा का है कि एक ईमानदार आदमी पे आपने जो सवाल उठाए, आज जो अरविंद जी ने कहा है वो एक तकलीफ है कि यार किस लिए? क्योंकि हमने शिक्षा पे काम करा, हमने हॉस्पिटल्स पे काम करा। ये कहते हैं कि 10 लाख का ये एक नॉर्मल कंडीशंस है। पीएमएलए में तो जमानत भी नहीं मिलती, हमको तो जमानत दी गई है क्योंकि देखा कुछ कर ही नहीं रहे, ट्रायल पे नहीं लेके आ रहे। तो ये नॉर्मल कंडीशंस होती है कि आप यहाँ पर आएंगे, आप सहयोग करेंगे, आप केस पे नहीं बोलेंगे, ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस है। ठीक है, ऐसे नहीं करते। और क्यों छगन भुजबल भी भाग गए, और क्यों अजित पवार जी भाग गए? डर के ही तो गई ना, डराया जाता है, बेइज्जत करा जाता है। आदमी को 8 तरीके से मारा जा सकता है, 8वां तरीका उसकी इज्जत को खत्म करो, इसकी ईमानदारी में बट्टा लगाओ। ये कोशिश थी इनकी कि हमारी पावर क्या है, हम ईमानदार है, हम कट्टा ईमानदार पार्टी है, तो इसको यही घेर लो। यही तो कोशिश थी ना कि इसकी सबसे बड़ी ताकत को काट दो, लेकिन वो काट नहीं पाएंगे। भगवान हमारे साथ है। कोई समझता हो कि वो भगवान है, नहीं, भगवान एक है, पर वो ईमानदार और अच्छे आदमी के साथ होते हैं, वो हमारे साथ है। और आपके सामने है कि ऐसे टाइम पे इनको जमानत मिली, क्या ये चाहते थे ऐसे टाइम पे सीएम को जमानत मिल जाए, ऐसे टाइम पे डिप्टी सीएम बाहर आ जाए? ये इनका दुर्भाग्य है। लेकिन मुझे लगता है, मैं इनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हम आपके विरोधी हैं भाई साहब, हम आपके दुश्मन नहीं है। हम जो राजनीति करते हैं शिक्षा चिकित्सा की, आप भी कर लो, है ना, आप भी आके वो राजनीति करो। नहीं जेल में डालना, ईमानदार आदमी पे तोहमत लगाना, 2 साल तक एक पैसा नहीं निकाल पाना। देखो आपको समझना चाहिए, देश की जनता बेवकूफ नहीं है। इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास आपका भी लिखा जाएगा, हमारा भी लिखा जाएगा। हमने क्या काम करा वो भी सामने आएगा, आपके भी आएगा। तो ये सब कुछ मत करो। अभी सर ने कहा कि देश के अंदर कोर्ट सर्वमान्य है, जनता नहीं। कोर्ट सर्वमान्य मान लेते अगर ये लोग, तो हमको पावर दी थी दिल्ली चलाने की कोर्ट ने, 5 जजों की बेंच ने दी। इन्होंने उसके बाद में संसद में जाके उस कानून को बदला। हमको सुपारी पार्टी कहने वाले हमसे डर गए। तो यही कहना है कि अच्छी राजनीति करे, स्वच्छ करे, प्यार की करे, अपने मुद्दे रखे, जनता के बीच में जाए कि मैंने 4 मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, आप 8 बना लो, है ना। लेकिन ये इस तरीके से हमें बंद करना, हम पे तोहमत लगाना, ये ठीक नहीं। ठीक है, बोलिए सिद्धार्थ जी। देखिए अनन्या जी, मैं बस 2 बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि देश के अंदर कोई भी पार्टी या किसी भी नेता को यह अधिकार नहीं है कि भ्रष्टाचार जैसे संगीन विषय पर वो ऐसा एक माहौल और परसेप्शन बनाने का प्रयास करे कि आरोप को आप आरोप मानिए मत, आप इस अपराध को अपराध मानिए मत। अरे अपराध केजरीवाल ने किया है तो अपराध भाई, मैं डिबेट में हूं। और करेगा तो कुछ अलग है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था राजेश जी, इतनी मिर्ची मत लगवाओ, अब सुन भी लो। अब आप बहुत महान व्यक्तित्व है ना, आप तो सबसे महान व्यक्तित्व है। अरे आप पहले नहीं है मुख्यमंत्री जिन पर यह आरोप लगा था। शिबू सोरेन पे भी लगा, रिजाइन करके गए थे। लालू यादव जी पे भी लगा था, रिजाइन करके गए थे। अभी हेमंत सोरेन पे लगा, रिजाइन करके गए थे। जयललिता पे लगा था, रिजाइन करके गए थे। करुणानिधि पे लगा था, रिजाइन करके गए थे। बादल जी पे लगा था, रिजाइन करके गए थे। पर आप विशेष हैं, आप तो सबसे अलग हैं। ना रिजाइन करूंगा, ना कुर्सी छोड़ूंगा क्योंकि मेरा शीश महल है, मैं कैसे छोड़ दूं? ये अलग प्रकार की राजनीति है, ये वैकल्पिक राजनीति है, ये अपराध को कमतर बताने की राजनीति है। ये समझते हैं, पहली बात। दूसरी बात, लालू जी को भी सजा होने में 12-14 साल लगे थे, तब तक वो भी कहते रहे सीना ठोक करके कि मेरे पर झूठे आरोप लगाए। और वो केस हमने नहीं किया था अनन्या जी, मैं आपको बता दूं, वो हम सरकार में नहीं थे तब, वो कांग्रेस पार्टी का किया हुआ केस था। वो भी तब तक कहते रहे जब तक उनकी कन्विक्शन नहीं हुई थी, नहीं मैं बिल्कुल दोष मुक्त हूं, मैंने कोई गलती नहीं करी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अंततः क्या हुआ? देखिए, न्याय देरी से आ सकता है पर आएगा जरूर। न्याय में देरी होगी पर उस ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। और ऊपर वाला देख रहा है, वो बिल्कुल आपके साथ इंसाफ करने का काम करेगा और दिल्ली की जनता के साथ इंसाफ करने का काम करेगा। इसलिए जब भी आपसे पूछा जाए कि आपने ऐसा क्यों किया, आप बात मोड़ करके जाना चाहते हैं कहीं और, क्योंकि लड़ाई परसेप्शन की है, लड़ाई चुनाव की है, लड़ाई राजनीति की है। राजनीति तो बहुत जरूरी है, वो तो हम समझ गए आपके लिए कि बहुत ज्यादा जरूरी है, पर दिल्ली की जनता की भलाई क्या? अरे क्यों नहीं? हमारे देश तो उन एग्जाम्पल से भरा हुआ था।
जहां हमारी पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी जी पर आरोप लगे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अगला चुनाव भी नहीं लड़ूंगा जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाता। हम सब जानते हैं 96 के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही थी, सबको पता था यह सरकार बन सकती है, उसमें वो शामिल हो सकते थे। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे से आरोप नहीं मुक्त हो जाएंगे मैं अगला चुनाव तक नहीं लड़ूंगा। यहाँ पे आज कह रहे हैं, आज केजरीवाल कह रहा है मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता बताएगी कि क्या होगा। अरे 4 बार चुनाव लड़ लीजिए, 4 बार चुनाव लड़ लेंगे तो क्या 10 लाख वापस हो जाएंगे जो कोर्ट में जमा करवाए। 4 बार चुनाव लड़ लेंगे तो क्या आपको जो जाना है बार बार सचिवालय आप जा नहीं सकते, ये आप कर नहीं सकते, वो दूर हो जाएगा क्या आपसे? ये क्या बदल जाएगा उसमें? मैं मानना चाहता हूं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं अनन्या जी, ये जो परसेप्शन मेकिंग की कहानी है, ये जो गलत कहानी बनानी है, ये अब रुकनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल वास्तव में अगर राजनीति करना चाहते हैं तो कुछ तो दिल्ली और देश की जनता के साथ न्याय करें, अन्यथा अगर वो इसी ढर्रे पे चलना चाहते हैं तो भगवान उनका भला करे। ठीक है पीयूष जी, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जो फैसला लिया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, इस फैसले का क्या, क्योंकि अब नया मुख्यमंत्री मंगलवार को अगर इस बात का ऐलान हो जाता है तो आने वाले वक्त में, हालांकि 5 महीने बाद विधानसभा के चुनाव दिल्ली में, हाल ही में अभी अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या इस फैसले का, और अब क्योंकि पूरी तरह से कैंपेन में जनता के बीच अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम उनके पार्टी के नेता जो हैं वो पहुंचेंगे, इसका फायदा आपको लगता है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी को होता हुआ नजर आएगा? देखिए बिल्कुल, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि जो यदि अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया यदि दोनों जेल के अंदर रहते और जेल के बाहर यदि जनता से सीधा डायलॉग स्थापित करेंगे, सीधा संवाद स्थापित करेंगे, तो इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी को उसका फायदा होगा। हरियाणा में कितना फायदा होता है ये हमारे लिए देखना महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि कुछ वोट परसेंटेज हरियाणा में ज़रूर बढ़ेगा, पर मुझे ज़्यादा उम्मीद दिल्ली में है, क्योंकि देखिए दिल्ली में क्या है, आप यदि इसको पूरा आप यदि एक क्रोनोलॉजी देखें तो कोविड हुआ था, कोविड की वजह से जो है आपका सीधा संवाद जनता के साथ में उतना स्थापित नहीं हो पाया, काम आपके फिर भी चलते रहे, उसमें भी कई बार एलजी के द्वारा और इनका जो एक कॉम्बेटिव एटीट्यूड दिल्ली सरकार का एलजी के साथ में रहा, जिसकी वजह से कई जगह डिसएग्रीमेंट्स हुए और काम इतना स्मूथली नहीं हो पाया जितना स्मूथली होना चाहिए था। पर केजरीवाल जब जनता के बीच में जाएंगे और मनीष सिसोदिया जब जनता के बीच में जाएंगे, पर्टिकुलरली दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे, तो दिल्ली की जनता आज भी केजरीवाल को, आप किसी, और ये बात, चलिए मेरी बात मत मानिए, आप दिल्ली की जनता के बीच में जाइए, दिल्ली की जनता आज भी सिसोदिया जी को और केजरीवाल जी को उन व्यक्तियों के रूप में जानती है जिन्होंने उनको बहुत सारी सहूलियतें दी है, चाहे वो बिजली की सहूलियत हो, चाहे वो पानी की सहूलियत हो, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ केयर की सहूलियत हो, चाहे वो स्कूलों को अच्छा करने की सहूलियत हो। इस बात का जवाब, जैसे स्कूल क्रांति तो बिल्कुल क्लियर कट सबके सामने ही है, तो आप देखते हैं ये इस बात का जवाब तो किसी के पास में है ही नहीं कि स्कूल क्यों नहीं दूसरे राज्यों में सुधारे गए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कई वर्षों से है। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार के ऊपर तो जिस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के ऊपर लगा रही है, अभी सिद्धार्थ भाई बोल रहे थे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का उदाहरण दे रहे थे, तो हिमंत बिस्व शर्मा के ऊपर तो उदाहरण अमित शाह जी ने खुद ने लगाए थे, वो मुख्यमंत्री हैं, नॉर्थ ईस्ट के पोस्टर बॉय भी हैं, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं, उनके ऊपर 70,000 करोड़ का नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था। तो टिट फॉर टैट चलता रहेगा भ्रष्टाचार को लेके। पर मुझे लगता है कि जब दिल्ली के मोहल्लों में अरविंद केजरीवाल जाएंगे और मनीष सिसोदिया जाएंगे तो दिल्ली की सरकार की, क्योंकि ये न सिर्फ जीत महत्वपूर्ण है दिल्ली की विधानसभा में, कम से कम उतनी ही सीटों पे जीत महत्वपूर्ण है, 55 सीटों से ज्यादा यदि नहीं जीती दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो अपने आप को उसको एनालाइज करने पे मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली नगर निगम का चुनाव देखेंगे तो दिल्ली नगर निगम का चुनाव क्लोज था, आम आदमी पार्टी की इच्छा थी कि काफी बड़े बहुमत से जीते, फिर भी क्लोज रहा। तो मुझे लगता है कि वापस से उतनी ही सीटों को जीतने के लिए सिसोदिया जी और केजरीवाल जी को मेहनत करना पड़ेगी। और उसके अलावा एक जब दिल्ली का चुनाव यदि वो वापस से उतने ही बहुमत से जीतते हैं तो फिर वो नेशनल रोल के लिए बिल्कुल फिट है और बहुत एग्रेसिव तरीके से वो नेशनल एक्सपांशन के लिए जाएंगे। मुझे लगता है ये एक ऐसा डिसीजन है जो जिसकी उम्मीद मैं नहीं कर रहा था कि होगा, पर क्योंकि यदि ये हो गया है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक सुखद संकेत है। और भारतीय राजनीति में जितनी ज्यादा विपक्ष की आवाज मुखर होगी उतना ज्यादा लोकतंत्र परिपक्व होता जाएगा और मेरे ख्याल से एक अच्छा संदेश है। यदि कोई भी विपक्षी पार्टी मजबूत होती है तो उसका सभी को स्वागत करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अगले 2 दिनों में इस बात का ऐलान हो जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार